साहित्य और संस्कृति के वर्तमान वातावरण में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी एक महत्वपूर्ण आलोचक हैं। आज हम उन्हीं के जीवन और आलोचनात्मक योगदान पर बातचीत के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी पेशे से अध्यापक थे, अब अवकाश प्राप्त हैं, लेकिन लगभग 80 साल की उम्र में भी उसी तरह सक्रिय, शरीर से भी और लेखन से भी। अक्सर एक बड़ी घिसी पिटी कहावत कही जाती है कि असफल कवि सफल आलोचक होते हैं, लेकिन डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी उन लोगों में हैं जिन्हें असफल कवि भी नहीं कहा जा सकता। हम कह सकते हैं कि कविता से ज़्यादा आलोचना पर उन्होंने ध्यान दिया, लेकिन एक सफल संक्षिप्त कवि और सफल महत्वपूर्ण आलोचक। ऐसे डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के बारे में बातचीत करने के लिए यहाँ स्टूडियो में हम लोग हैं। सबसे पहले डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी स्वयं, डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर वेद प्रकाश। डॉक्टर त्रिपाठी जी, आपने लगभग 30 साल पहले बिशन बिस्कोहरी नाम से कुछ दोहे लिखे थे। हम लोगों ने आपसे पूछा ये बिस्कोहरी क्या है, तो आपने बताया बिस्कोहर आपके गांव का नाम है। आपने अपनी रचना में अपने गांव को लगभग उसी तरह जोड़ा जैसे साहिर लुधियानवी थे, फिर आप गोरखपुरी थे, मजरू सुल्तानपुरी थे। तो और संयोग है कि प्रगतिशील कवियों की एक अच्छी खासी बिरादरी थी जिसने अपने गांव के मूल से अपने को जोड़े रखा था। आपने भी उसी तरह लगभग 76-77 के दिनों में रचना की। इस गांव से आपके जीवन की प्रेरणाओं का और आज जो गांव है और बचपन में जो गांव था, इसका आपके आज के अनुभव पर किस तरह का असर पड़ा है? अजय जी, आपने ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि मेरी तो इच्छा होती है कि आज मैं बिस्कोहर पर ही बोलता जाऊं। ये अजीब बात है कि जब ये 76-77 की जो आप बात कर रहे हैं, उस समय मैंने बिशन बिस्कोहरी नाम अपना बहुत हल्के फुल्के अंदाज में लगाया था। थोड़ा जिसे आप कहेंगे कि व्यंग और विद्रूप भाव से लगाया था, क्योंकि वो जो कविताएं मैं लिख रहा था वो कविताएं भी उसी ढंग की थीं। कुछ पंक्तियां उसमें ऐसी थीं जो न छप सकती थीं न सुनाई जा सकती थी। लेकिन आज जब मैं भी आ रहा था यहाँ और मैं सोच रहा था और अपने साहित्यिक जीवन पर विचार कर रहा था, अपने बारे में सोच रहा था, तो मुझे लगा शायद अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा असर आपकी शख्सियत पर किसका है, तो मैं कहूँगा मेरे गांव का है। मेरा गांव बहुत सुदूर गांव का है, बिल्कुल हिमालय की तलहटी पर बसा हुआ है। जब मेरे बचपन में करीब 50 मील की आसपास में कोई आवागमन का साधन नहीं था। मैं अपने दरवाजे पर खड़ा हो जाऊं तो हिमालय की चोटियां दिखलाई पड़ती थी, प्रकृति वहाँ की। दूसरी बात ये अजीब गांव की बसावट ऐसी कि मेरे रक्त में तुलसीदास का रामचरितमानस और अनीस के मरसिए दोनों डूबे हुए हैं, और मेरे गांव में 50% मुसलमानों की आबादी थी। मैं आपको बताऊं, वो दोनों का मेल कुछ ऐसा मेल था कि कुछ दिनों तक मेरा संबंध एक ऐसे संगठन से था जिसमें मुसलमानों का प्रवेश नहीं होता। तो मुझे जब गया मैं काम करने के लिए उस संगठन का, तो जब लोगों को बुलाया मैंने, तो उसमें से 80% मुसलमान आए। वो कहते थे कि वो विश्वनाथ ने बुलाया है, जब विश्वनाथ खिला रहे हैं तो हम सब क्यों नहीं जाएंगे। सब मुझे बड़ी परेशानी पड़ गई। ऐसा जो इस भावबोध का
एक जो गांव है, वो मेरे ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर है। मैं ऐसे कई बातें हैं जो बातें मैं सोच ही नहीं पाता। जैसे मैं आपसे बताऊं, मैं हिंदू मुसलमान का फ़र्क कर ही नहीं पाता। उन्हें इस लिहाज से कहा जाए तो आप जब उस तरह के संगठन में थे हाँ। तो आपके बचपन के सहज संस्कार और उस संगठन की विचारधारा में स्वाभाविक विरोध था। स्वाभाविक, बिल्कुल विरोध। तो आपका बाद में जो विकास हुआ वो आपका स्वाभाविक विकास है। स्वाभाविक विकास हुआ, मतलब वो जो है वो बनावटी और कृत्रिम उन दिनों था, कुछ देर के लिए था। ये फिर प्रकृति, नदी है मेरे गांव के पास, अवधी भाषा अपनी, कुछ कुछ ज़रूर मेरे माँ बाप का प्रभाव मेरे ऊपर। पहलवान थे, इज्जत बहुत थी, मारते पीटते थे सबको, लेकिन घर में पैसा नहीं होता था। ये जो साधनहीनता है मेरी, उसका बहुत असर मेरे ऊपर पड़ा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैं तुलसीदास और अनीस को अलग नहीं कर पाता, वैसे जैसे मैं हिंदू मुसलमान को अलग नहीं कर पाता, हिंदी उर्दू को अलग नहीं कर पाता, वैसे ही मैं मानव समाज से गरीबी के सवाल को अलग कर ही नहीं सकता। और मेरे विचारों में जो कुछ प्रगतिशीलता पाई वही जाती हो, किताबें पढ़ करके ज़्यादा नहीं हैं, बल्कि वो मेरे अनुभव से हैं, गरीबी के अनुभव से हैं। तो मैं समझता हूँ मेरे गांव का जो बहुत बड़ा, जिसे आप कहेंगे है, उसका एक छोटा अंश है जो अभी मैं आपसे निवेदन किया मैंने। तो ये जो आपने वहाँ का परिवेश बताया, जी। तो इतने सहज परिवेश में शिक्षा की स्थिति वहाँ पर किस तरह थी, और वहाँ पर आप पाठशाला में, स्कूल में, वहाँ के अध्यापकों के बारे में कुछ बातें? ठीक है। देखिए, ऐसा है, गांव में कोई वैसा स्कूल नहीं था। जैसे एक प्राइमरी स्कूल था जी। 1857 में मेरे गांव में लड़ाई हुई थी। पुस्तकों में मेरे गांव का नाम आता है, और मोहम्मद हसन नाम के एक जिसे आप कहेंगे कि सरदार का नाम आता है। लेकिन प्राइमरी स्कूल छोटा था किनारे, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जाते थे पढ़ने। मेरे गांव में जो शिव प्रसाद बनिया थे, मुझसे 4 साल उम्र में बड़े, वो जाते थे स्कूल। तो जब वो स्कूल जाते थे तो मैंने देखा ये क्या है जहाँ जाते हैं, तो एक दिन मैं भी उनके साथ चला गया स्कूल। गया प्रसाद गैर इमदादी स्कूल पाठशाला थी, शिवाला में लगती थी। अच्छा राम पंडित वहाँ के मास्टर थे। तो जब मैं 4-5 दिन पढ़ कर के आया तो मेरी माँ ने कहा पिताजी से कि ये तो स्कूल जात है। तो उनका स्कूल जात हो? तो मुझे याद है दोपहर में आया था, वो खाना खा रहे थे बैठे हुए। उनका स्कूल जात? हम कहना हाँ। कहना का पढ़ा था हुआ? हम कहना पढ़ी थे यार अलावा सखासा छत्र ज्ञान। तो उन्होंने कहा कि इसको अलग अलग करो, अलग अलग में नहीं कर पाता था। आप जानते होंगे कि पढ़ाई जो होती है बच्चों की, वो संगीत में होती है, जी जी, एक लय में होती है, एक तान में होती है। अब हम लोग जब पहाड़ा पढ़ते तो ऐसे थोड़े पढ़ते थे, पहाड़ा में पढ़ते छक्कम छक्का छक्की दुनी बारा, एक लय में पढ़ते हैं बच्चे। तो जब मुझसे पूछा गया कि तुम क्या पढ़ते हो, तो मैंने कहा यार अलावा छत्र या से शुरू किया, क्या पे रुका, बीच में कुछ नहीं। तो ये पढ़ाई की हालत थी। अगर मैं वहाँ न जाऊँ 2-3 दिन तो पंडित रक्षाराम खुद आते थे बुलाने। कोई लड़का जिद करे कि वो नहीं जाएगा स्कूल में, तो वो 4-5 मुसल्ले लोग भेज देते थे, उनको पकड़ करके लटक करके लेकर के उसमें पटक देते थे। ये हालत थी। अब आप पूछें कि ऐसे एटमॉस्फेयर में मैं आगे कैसे पढ़ गया। जी जी, तो अगर मुझे आप उस स्थिति में फिर डाल दें तो मुझे पूरा संदेह है कि मैं आगे कुछ पढ़ पाऊँगा। हमारे स्कूल गांव में आर्य समाज था, भगेलू महाशय पढ़ाते थे। वो आते थे, वो शिक्षा पर भजन सुनाते थे गाना गा करके। तो मेरे मन में आया कि पढ़ाना चाहिए। मेरे पितामह जो थे वो ज़रूर 1921 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था उन्होंने। वो जेल गए थे, वो बिरला के यहाँ मुनीम थे, किसी बात में झगड़ा करके चले आए थे। गांव में उनके साथ एक बिराहिम मौलवी थे, वो दोनों गए थे जेल 1921 में। मेरे घर की कुड़की हुई थी, नीलामी हुई थी 1921-22 में। अखबार आता था, प्रताप अखबार आता था। सबसे पहले उसमें लिखा रहता था जिसको निज गौरव तथा जिस देश का अभिमान है वो नर नहीं नरपशुआ है और मृतक समान है। ये सब पढ़ करके थोड़ा बहुत पता नहीं क्यों रक्त में कुछ लगता था। पिताजी कभी कभी बात करते थे कि हिंदुस्तान तो आज़ाद हो, गांधी जी का नाम था। मेरे यहाँ गांव में कसेर बाबा थे, कुछ नहीं पढ़े लिखे थे, एकदम पढ़े लिखे कुछ नहीं थे, उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं था।
हम लोग शाम को उनके यहाँ असल में मेरा पालन उन्होंने ही किया था, कसेरिन दाई ने किया था। मेरा छोटा भाई 1.5 साल बाद ही आ गया था, मेरे 1.5 साल बाद ही आ गया था। तो ऐसी स्थिति में बच्चे दूध कटहा हो जाते हैं और उनको दूसरी घर में पड़ोस में पालती बोलती हैं औरतें। तो उनके घर में गांधी जी की फ़ोटो थी। अब मुझसे अगर पूछा जाए, आप ये देखिए गांधी का वो मेरा गांव जिसके 50 मील के आसपास कोई आवागमन का साधन नहीं है, वहाँ वो एक ऐसे निरक्षर व्यक्ति के यहाँ जिसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, उसके यहाँ जब वो जहाँ पर हम आग बैठ कर तापते थे उसके ऊपर गांधी जी की फ़ोटो, इस पोजीशन में गांधी जी की फ़ोटो एक थी। मतलब तो ये हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन का भी एक असर बहुत आपके ज़्यादा परिवार पर, गांव पर था। हाँ। तो इस लिहाज से देखें अगर, तो बाद में आपने जो कविताएं लिखी, जो आलोचनाएं लिखी, उसमें उस अनुभव ने वास्तव में बड़ी भूमिका अदा की, क्योंकि कम से कम 3 बातें दिखाई पड़ती हैं। एक तो जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का बोध है, इसका आग्रह है, रचनाओं में भी आपके बहुत तीव्र है, आपके जीवन में भी बड़ा तीव्र है वो। दूसरा हिंदू मुस्लिम का मिला हुआ संस्कार, जिसने बाद में इस संस्कार ने ही एक विचार पाया प्रगतिशील आंदोलन में या मार्क्सवाद में, बहुत ठीक बात और तब उसका विकास एक दिशा में हुआ। और तीसरी तरफ राष्ट्रीय आंदोलन और उससे उत्पन्न प्रेरणाएं। तो इस तरह से एक बड़ा संश्लिष्ट सा, ऐसा है अजय कि संश्लिष्ट प्रभाव तो आदमी पर पड़ता ही है। वो तो मेरी बात हो रही है तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो, तुम्हारे बारे में बात होगी तुम्हारे बारे में सोचोगे, नीरज के बारे में, वेदप्रकाश, सब के बारे में ऐसा होगा। तुम जिसके बारे में सोचोगे संश्लिष्ट प्रभाव तो सब पर पड़ता है। नहीं, लेकिन प्रेरणाओं का असर इस रूप में, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में जितने बड़े व्यक्तित्व हुए, उतने बड़े व्यक्तित्व पिछले 25, 30, 40 साल में। वो तो एक दूसरा युग था। ऐसा है, तुम जानते होगे कि अक्सर मैं कभी कभी मौका मिलता है तो ये कहता हूँ, याद आती है मुझे कि लोग जब ये कहते हैं कि कुमार विमल जो चंडीगढ़ का कवि हिंदी का, तो उसकी कविता थी कुमार विकल। उसकी कविता है कि मुझे मेरा स्वप्न वापस कर दो। प्रायः जब स्वप्न की बात लोग करते हैं तो भविष्य की बात करते हैं जी। लेकिन जो लोग इस देश में जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं कि मेरी उम्र के हों, मुझसे कम से उम्र के, जो 60 साल के हों, जिन्होंने दिल्ली 50 साल पहले देखी है, उनसे अगर पूछा जाए तो वो कहेंगे कि हमारा स्वप्न ये है कि हम पहले जैसे थे वो वापस आ जाए। और स्वाधीनता आंदोलन आप लोग सब जानते हैं कि वो तो इस देश में ले दे करके, इसके इतिहास में 2 ही अखिल भारतीय महान आंदोलन हुए जिन्होंने इस देश की संस्कृति में युगांतर किया, भक्ति आंदोलन और स्वाधीनता आंदोलन। तो हमने उस स्वाधीनता आंदोलन का 1 दशक देखा है। मतलब हमारी दिलचस्पी इसी पक्ष पर ज़्यादा इसलिए थी कि हम सभी लोग स्वतंत्रता के बाद के हैं। तो उसने कैसे प्रेरणाएं दी जिसको आप अच्छी तरह समझते हैं और बता सकते हैं, हम लोग नहीं जानते। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, देखो 2 बातें हैं। हम लोग फैशन शब्द का प्रयोग बहुत हल्के अर्थ में करते हैं। मैं आज फैशन शब्द का प्रयोग दूसरे अर्थ में करना चाहता हूँ। जैसे जब मैं हाई स्कूल में था, पढ़ने गया, तब फैशन था कुर्ता खादी का और धोती पहनना। तब आप उस समय जो फिल्में बनी हैं, उन फिल्मों के हीरोज़ को आप देखेंगे तो आजकल फिल्मी हीरो से बिल्कुल अलग होंगे। उसमें फैशन था जेल जाना। वो जेल जाना जो डर था, उसे गांधी ने एक एस्थेटिक्स का पार्ट बना दिया कि जो जेल नहीं जाता है स्वाधीनता आंदोलन के लिए, वो कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व में कहीं कोई कमी है। जैसे आप विज्ञापन में देखते हैं कि जब रेमंड का कपड़ा पहना जाता है तब कहा जाता है हियर इज ए कंप्लीट मैन। तो उस तरह से उस युग में था कि जो आदमी देश के आंदोलन में कुछ जोखिम नहीं उठाता है,
कुछ त्याग नहीं करता, कुछ बलिदान नहीं करता वो है, complete he is man not a नहीं है। complete man। वो पूरा आदमी नहीं है, पूरा नागरिक नहीं है, पूरा व्यक्ति नहीं है वो। जी हाँ, शिक्षा को प्राप्त करते हुए आपने कई यात्राएं की, बलरामपुर गए, कानपुर गए, उसके बाद आप बनारस पहुंचे। जी हाँ। तो उस समय बनारस का वातावरण कैसा था? बनारस का वातावरण, बनारस में स्वाधीनता आंदोलन के बाद पहुंचा, लेकिन मुझे जो मैं बात कह रहा था, मैं अभी तुम्हारी बात आता हूँ, वो बात कहने दो, क्योंकि वो बात बड़ी उत्तेजक बात है, मैं समझता हूँ कि वो एक वो एक प्रवृत्ति थी। जी वो फैशन उस अर्थ में फैशन नहीं था, उस समय ये रीत थी, प्रवृत्ति बन गई थी, एक पद्धति बन गई थी नौजवान आदमी की, जेल जाना। उस समय में अक्सर एक फिल्म में होता था कि जो प्रेमी होता है वो स्वाधीनता आंदोलन का होता है, वो जेल जाता है, वो गोली से मारा जाता है, और ये सब अपने लिए नहीं। इस फैशन में ये आज का जो फैशन है वो तो फैशन है ही नहीं, वो फैशन एक पैसा कमाने का एक ढंग है, एक स्वार्थ का फैशन है। वो फैशन ही था, लेकिन फैशन ऐसा था जो फैशन में आदमी त्याग करता था, फैशन में आदमी बलिदान करता था। अब जो तुमने पूछा बनारस वाली बात, बनारस भैया मैं गया स्वाधीनता आंदोलन के बाद। तो स्वाधीनता आंदोलन बहुत बना हुआ था, और स्वाधीनता आंदोलन के का जो नई प्रति वो भी आ भी रही थी। बनारस काशी विश्वविद्यालय उन दिनों ऐसा विश्वविद्यालय था, वहाँ मैंने सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सुना था। वो कभी मौका आएगा तो फिर बात उनकी करने आएगी कि आप दरवाजे गेट पर खड़े हो जाएं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, और 1 घंटे खड़े रहें तो कोई न कोई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का महान विद्वान आपको दिखाई पड़ जाएगा जाता हुआ, और वो बहुत संभव है पैदल जाए, बहुत संभव है चप्पल चटकारता हुआ जाए, साइकिल पर जाए, बहुत होगा तो रिक्शे पर जाए, किस रूप में जाए वो अगर बताऊं मैं आपको, डॉक्टर प्राणनाथ, जिनके बारे में वो इंडो सोवियन विभाग केवल बीएचयू में था और कहीं नहीं था, वो इंडो सोवियन जो लैंग्वेज है उसको, जो लिपि है उसको डिसाइफर करने के लिए रखे गए थे वहाँ पर डॉक्टर प्राणनाथ। वो रिक्शे पर भुट्टा चबाते खाते हुए आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय दिखाई पड़ते थे। कोई नहीं मिलेगा तो आपको ओंकारनाथ ठाकुर मिल जाएगा, दिखाई पड़ जाएंगे। क्या बात है। कोई नहीं मिलेगा तो प्रोफेसर जोशी दिखाई पड़ जाएंगे, जोशी इफेक्ट वाले, आचार्य साहब साथ दिखाई पड़ जाएंगे, मालवीय जी की मूर्ति वहाँ। और जो आजकल जितने बड़े कई बड़े विद्वान घूम रहे हैं, उन दिनों आप विद्यार्थी थे। तो एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो सच्चे अर्थों में विश्वविद्यालय था। प्रोफेसर TRV मूर्ति जो काशी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए अजय वो चेन्नई से पैदल आए थे। क्या बात है। मतलब वो ज्ञान के साधक ऐसे लोग। और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ जो अंग्रेज़ी विभाग था वहाँ का, जैसे प्रोफेसर डाक थे, प्रोफेसर शेषाद्री थे, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के विद्वान, वो सब धोती कुर्ता पहनते थे। वो वहाँ के अंग्रेज़ी के प्रोफेसर इतने अच्छे थे। वहाँ एक अच्छी बात ये थी, अब मुझे याद आता है कि वहाँ हिंदी विभाग जो था, वो हिंदी विभाग अंग्रेज़ी विभाग से ज़्यादा आधुनिक माना जाता था। जब प्रोफेसर रिचर्ड्स वहाँ भाषण देने आई रिचर्ड्स, तो रिचर्ड्स का जो भाषण हुआ उसमें हिंदी के लोग ज़्यादा गए देखने। तो रिचर्ड्स ने पूछा लोगों से कि ये यहाँ पर परिचय कराया कि हिंदी लोग ज़्यादा दिखलाई पड़ रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि यहाँ प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल थे, जिन्होंने भारत में शायद अंग्रेज़ी प्रोफेसरों से पहले आपका नाम आलोचना में उल्लिखित किया है, प्रवेश दिया जिन्होंने। तो एक बहुत बड़ी बात वहाँ ये थी कि अच्छा, बनारस के अलावा कानपुर भी आप रहे, और कानपुर क्रांतिकारी गतिविधियों का भी केंद्र रहा। और खुद केदारनाथ अग्रवाल जैसे कवि का तो कायाकल्प कानपुर में हुआ, इलाहाबाद में नहीं हुआ। तो कानपुर का भी कोई असर आपके जीवन पर है? कानपुर का असर है हमारे ऊपर, लेकिन कानपुर का असर वैसा नहीं है। उन दिनों जब कानपुर में मैं था, तब मेरा कोई श्रमिक आंदोलन से या प्रगतिशील आंदोलन से या वामपंथ से कोई संबंध नहीं था, बल्कि इसकी उल्टी संगठन संबंध था मेरा। केवल एक ऐसा है कि मेरे कमरे में कॉमरेड झारखंडे राय
मुझसे मिलने गए थे एक बार। वो स्थानीयता के कारण? नहीं, वो मुझे बलरामपुर से जानते थे। हाँ, वही तो स्थानीयता का विषय हुआ। कारण देखने के लिए वो उनका दूसरा वो था, वो चाहते थे मुझे किसी तरीके से इधर लाना, तो मेरे यहाँ आते थे, मेरे पर खुश रहते थे। और झारखंड राय उन दिनों वो पिपरहिया डकैती केस हुआ था, उन्होंने सरकार का खजाना लूटा था। तो बलरामपुर कानपुर में जो स्मरणीय बातें हैं वो दो हैं। वो आज मुझे खेदजनक बिल्कुल नहीं लगती। वो एक तो सिनेमा देखने का शौक़ मुझे कानपुर में हुआ। यानी कि पॉपुलर कल्चर से आपका संबंध रहा। पॉपुलर उन दिनों पॉपुलर कल्चर शब्द था ही नहीं, लेकिन हाँ तुम चाहो तो कह सकते हो। मेरे मित्र थे सतीश, खाना पीना था नहीं, वो उन्हीं के साथ में खाना खाता था। उनके पास साइकिल थी, मुझे बिठला करके ले जाते थे। बहुत मेरा प्रेम था उनसा, जैसा कैशोर प्रेम होता है वैसा था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ये राज कपूर की पिक्चर आग आई है, इसे ज़रूर देखो। मैं उन दिनों बटुक था, 2 पैसा दे करके बाल मुड़वा लेता था, बड़े बाल नहीं होते थे, ब्रह्मचर्य व्रती वाला टाइप का था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि रोने लगा वो लड़का कि नहीं, तो मेरा मित्र कि तुम आग पिक्चर ज़रूर देखो, आग पिक्चर बहुत है, राज कपूर की एक्टिंग देखो। मैं देखने गया साहब, वो मैं भी पिक्चर देखने लगा। तो उन्हीं दिनों मुझे स्कॉलरशिप मिल गई 60 रुपये की। अच्छा। और 20 रुपये का, और तो 80 रुपया महीना 1951 में। तो अच्छी खासी रकम थी। हाँ, तो मैं ऐसा करता था, मैटनी शो होता था दोपहर वाला, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, कभी कभी एक दिन में 4 फिल्में देखता था। अब आप पूछें कि कैसे संभव होता था, तो वो जो माल रोड है कानपुर का, माल पर कानपुर के निषाद, जगत, सुंदर, मिनरवा, 4-5 टाकी नाम याद है तो वहाँ से बिल्कुल याद है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। और गरीबी थी, मैं तो पढ़ाई छोड़ करके आ रहा था इसके पहले। अजीब हुआ कि कानपुर से वापस मैं सिर्फ इसलिए नहीं आ पाया कि लौटने के पैसे नहीं थे। उसी दिन शाम को मुझे पंडित अयोध्यानाथ शर्मा का संदेश मिला कि तुम मुझसे मिल लो। उन्होंने सुना होगा मेरे बारे में कि गरीब लड़का है। तो मैं उनका नाम मेरे लिए प्रातः स्मरणीय है। पंडित अयोध्यानाथ शर्मा ने मेरी सहायता न की होती तो मेरी पढ़ाई चल नहीं सकती थी। उन्होंने उन दिनों में मुझे 50 रुपये दिए। फिर उन्होंने कहा कि ये स्कॉलरशिप पाने के पहले की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे दिए और मेरी पढ़ाई लिखाई चली। उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारे सब सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए हैं, तुम पढ़ने लिखने की चिंता करो, तुम पैसे की चिंता छोड़ दो। तो इसके बाद जब बनारस गए तो वहाँ फिर पंडित हजब साहब द्विवेदी आपको गुरु मिले? हाँ, वो ये हुआ, कानपुर तो मैं छोड़ता ही नहीं, नाम सुना था मैंने द्विवेदी जी का। कानपुर में जब ये 4 फिल्में रोज़ देखने लगा तो बीए में मेरा 2nd डिवीज़न आ गया, 60%। लोग आशा करते थे कि मैं यूनिवर्सिटी में टॉप करूंगा। प्रोफेसर भटनागर कहते थे कि यू विल बी हैंग्ड इफ़ यू डोंट टॉप द यूनिवर्सिटी। अब मेरे 3 नंबर से फर्स्ट क्लास रह गया। मुझे अहंकार जग गया था कि मेरे नाम के आगे 2 डंडा कैसे लगेगा। देखा मैंने कि 2nd डिवीज़न हो गया हूँ मैं, रोया 1-2 मिनट। अब ये कहा अपने मन में कि नाउ आई एम नॉट ए फर्स्ट डिविजनर। 30 रुपया था पास में, 28 पोस्ट ऑफिस निकाला, सिनेमा देखा और मैं सबसे मुँह छिपा करके बनारस चला आया द्विवेदी जी के यहाँ। जी। तो अभी थोड़ी देर पहले आप बनारस की बात कर रहे थे। जी हाँ। तो वहाँ के हिंदी विभाग में कक्षा का वातावरण कैसा रहता था, अध्यापक किस तरह से थे? काशी में जब पढ़ने मैं गया था, काशी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कल्चर में एडमिशन लेने। जी जी। पंडित राम श्रेष्ठ त्रिपाठी ने कहा था तुम ये पढ़ो। अग्रवाल जी ने कहा कि तुम हिंदी में जाओ, क्योंकि इस समय द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के सूर्य हैं। वहाँ द्विवेदी जी के पास गया, द्विवेदी जी ने अपना लिया। पहला वाक्य जो द्विवेदी जी मुझसे बोले थे, जब मैंने उनसे कहा, जो अग्रवाल जी सुना था, उनसे कह दिया कि आप तो इस समय साहित्य के सूर्य हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या पता कि मेरे अंदर कितने दोष हैं। पहला वाक्य द्विवेदी जी ने मुझसे ये कहा था। और तुम तो मेरे अब शिष्य हो गए, तो शिष्य और गुरु से ज़्यादा इंटीमेट संबंध और किसका होता है।
तो द्विवेदी जी ने मुझे अपना लिया। और पढ़ने जब क्लास में गया मैं, तो पढ़ाई ऐसी थी कि कानपुर के हिंदी के स्तर में और बनारस के हिंदी स्तर में बहुत फ़र्क था। वहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, करुणापत त्रिपाठी जी पढ़ाते थे, जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे जिन शब्दों का अर्थ ही मैं नहीं जानता था। अब पथभृत शब्द मैंने सबसे पहले वहाँ सुना, पानियर के अर्थ में। उपबृंहण शब्द पहले मैंने वहाँ सुना, और अनेक शब्द ऐसे मैंने सुने। तो मैं तो जैसे लगता था जैसे ऐसे एक नदी में आ गया हूँ जहाँ मेरे पाँव ही नहीं रुक रहे हैं। जी।